नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल भूचाल की बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया का नक्शा और ताकत का बैलेंस बदल कर रख रहा है। भारत में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि पश्चिमी देशों और अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नई एकजुटता बन रही है। रूस, ईरान और कई दूसरे देश एक साथ आ रहे हैं। क्या हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? आइए इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं। तो देखिए, आज के हमारे एजेंडे में ये 5 अहम बिंदु हैं। हम भारत में हो रही इस बड़ी बैठक से शुरुआत करेंगे, ब्रिक्स के बढ़ते दबदबे को समझेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की उस तीखी चेतावनी पर बात करेंगे जिसने सबको चौंका दिया है, और फिर देखेंगे कि कैसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट का जमीनी संकट इस पूरी कूटनीति को एक झटके में बदल सकता है। चलिए सबसे पहले इस मैक्रो सेटअप की बात करते हैं, यानी भारत में हो रही इस बेहद अहम ब्रिक्स बैठक की। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय की मेज़बानी में जो ये बैठक हो रही है ना, इसे आप कोई आम रूटीन मीटिंग मत समझिए। दरअसल ये सितंबर में होने वाले मुख्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एक तरह से कंट्रोल रूम है। जरा चेहरों पर गौर कीजिए। ईरान के विदेश मंत्री, रूस के कद्दावर नेता सरगेई लावरोव और चीन के राजदूत एक ही मंच पर साथ बैठे हैं। ये सभी मिलकर वो रणनीतियां तय कर रहे हैं जिन पर बाद में इनके राष्ट्राध्यक्ष मोहर लगाएंगे। अब इन बैठकों में एक शब्द जो बार बार गूंजता है वो है ग्लोबल साउथ। शायद आपने भी हाल फिलहाल में ये टर्म काफी सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उन विकासशील देशों की आवाज है जो अब ग्लोबल स्टेज पर अपना वाजिब हक और प्रभाव मांग रहे हैं। ब्रिक्स अब इसी ग्लोबल साउथ की सबसे मजबूत और मुखर आवाज बनकर उभर रहा है। और ये आवाज अब सिर्फ कुछ देशों तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के इस तेजी से बढ़ते वैश्विक विस्तार की। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। 2009 में जब ये शुरू हुआ था तब इसमें सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, लेकिन असली गेम चेंजर तो 2024 साबित हुआ है जब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने इसमें एंट्री ली। और बात यहीं नहीं रुक रही है। 2025 में इंडोनेशिया का आना तय है और सऊदी अरब भी कतार में है। सोचिए, ये अब एक ऐसा विशाल ब्लॉक बन चुका है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा मोड़ने की पूरी ताकत रखता है। अब आते हैं उस मुख्य टकराव पर जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा रखी है, ट्रंप और डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन, इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड और रिजर्व में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को खत्म करना और उसकी जगह दूसरी करेंसियों का इस्तेमाल करना। कुछ समय पहले जब रूस की तरफ से एक ब्रिक्स करेंसी का मीम वायरल हुआ था तो उसने पश्चिमी लीडरशिप में एक बेचैनी पैदा कर दी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के वित्तीय दबदबे पर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। और इसी बेचैनी का नतीजा है ये नंबर 500%। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने डॉलर को किनारे करने की कोई भी कोशिश की तो उनके निर्यातों पर 500% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। इतनी बड़ी धमकी साफ दिखाती है कि डॉलर को मिल रही इस चुनौती को अमेरिका कितनी गंभीरता से ले रहा है। लेकिन ब्रिक्स देश भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। मंच से अमेरिका को जो सख्त संदेश दिए जा रहे हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान बहुत ही नपातुला लेकिन बेहद धारदार है। उन्होंने मंच से साफ कहा कि कुछ वर्चस्ववादी ताकतों के जो ये एक तरफा प्रतिबंध हैं वो ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम यहां देख सकते हैं कि भारत बिना किसी का नाम लिए पश्चिमी देशों की एक तरफा आर्थिक नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहा है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो कई बार इशारे और प्रतीक शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। अब इसे ही लीजिए, ईरान के विदेश मंत्री जिस विमान से भारत पहुंचे उस पर मिनाब 68 लिखा था। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये अमेरिका के एक पुराने मिसाइल हमले की याद दिलाता है जिसमें 168 निर्दोष बच्चियों की जान चली गई थी। इस सिंबल के साथ भारत आना दुनिया को ये बताने की एक सोची समझी कोशिश थी कि ईरान पश्चिमी आक्रामकता को भूला नहीं है। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपनी बात को और तीखा करते हुए एक बहुत ही स्ट्रांग रूपक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, एक घायल जानवर हताशा में पंजे मारता है और लड़खड़ाता है। ये बयान पश्चिमी ताकतों के लिए था। उनका नजरिया ये है कि अमेरिका और उसके सहयोगी अब जो भी आक्रामक प्रतिबंध लगा रहे हैं वो उनकी ताकत नहीं बल्कि उनका खत्म होता हुआ एकाधिकार और उनकी हताशा दिखाता है। ये तो हो गई बड़े बड़े मंचों और कूटनीति की बातें।
लेकिन अब जरा इस हाई लेवल चर्चा से बाहर निकलकर हॉर्मुज स्ट्रेट की जमीनी हकीकत पर आते हैं। यहां आपको एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक लेवल पर ईरान दावा कर रहा है कि जो कमर्शियल जहाज उनकी नेवी के साथ कॉपरेट करेंगे उनके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला और सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी क्या है? ओमान के तट के पास भारतीय झंडे वाले एक पोत हाजी अली पर ड्रोन से हमला होता है और वो डूब जाता है। ये घटना 13 मई की सुबह की है। ओमान के तट के पास इस भारतीय पोत पर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन ने हमला किया। जहाज पूरी तरह तबाह होकर डूब गया। राहत की बात यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड ने क्रू को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन यह घटना हमें याद दिलाती है कि इन बंद कमरों की बैठकों के बाहर असल दुनिया के सप्लाई चेन्स और समुद्री रास्तों पर एक बेहद खतरनाक संकट मंडरा रहा है, और इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों और हमारी और आपकी रोजमर्रा की चीजों की महंगाई पर पड़ सकता है। और इस पूरी कहानी में एक पैरेलल ट्रैक भी चल रहा है, जहां एक तरफ भारत में ब्रिक्स की बैठकें हो रही हैं, वहीं पर्दे के पीछे अमेरिका और चीन के बीच भी चर्चाएं जारी हैं। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो के मुताबिक चीन के साथ उनकी बैठकों से ये बात निकल कर आई है कि बीजिंग भी हॉर्मुज स्ट्रेट का सैन्यीकरण या वहां कोई टोल सिस्टम नहीं चाहता। यानी इस पूरे इलाके में महाशक्तियों का अपना अपना चेस गेम चल रहा है, जहां हर कोई अपने हित सुरक्षित करना चाहता है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जो सबसे बड़ा और अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या दुनिया अब वाकई डॉलर सिस्टम से बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर चुकी है? जिस तरह से ग्लोबल साउथ एकजुट हो रहा है, ब्रिक्स फैल रहा है और व्यापार के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं, क्या ये सच में उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंत की शुरुआत है जिसे हम दशकों से देखते आ रहे हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको इस एक्सप्लेनर से इस जटिल जियोपॉलिटिकल मुद्दे को समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही डीप डाइव विश्लेषण के लिए लोक सेवा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ।